Hello everyone, I am Dr. Mahima Upadhyay. I am gynecologist and infertility specialist. आज के इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम आपको कुछ इस तरह की चीज़ें बता पाएँ या जो आपको नेचुरली फर्टिलिटी को बढ़ाने में, एनहांस करने में हेल्प करेगी। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इनफर्टिलिटी वाली कंप्लेन लेकर आते हैं और सबको लगता है कि हम 1 या 2 महीने का ट्रीटमेंट लेंगे और कंसीव कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जो एग्स और स्पर्म्स हैं उनकी जो साइकिल है, मतलब एक हेल्दी एग को बॉडी में बनने में एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम लगता है, 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है। ऐसे एक हेल्दी स्पर्म है उसको बॉडी में बनने में एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम लगता है, 72 टू 80 डेज का टाइम लगता है। तो आप जब तक अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, अपनी डाइट में और मेडिसिन प्रॉपरली नहीं लेंगे, तब तक आपकी बॉडी का वो एक हेल्दी एग और स्पर्म बनने में टाइम लगेगा। तो आज हम डाइट के बारे में बात करेंगे जो प्राइमरीली बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप खुद कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए। तो डाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली मोटे तौर पर हमारे प्लेट में जो खाना होता है उसमें 2 तरह की चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब जो एक बड़ा पार्ट हमारे खाने का होते हैं उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इतना तो हम सब जानते हैं। और उसके अलावा जो थोड़े अमाउंट में हमारी डाइट में जाना चाहिए वो है विटामिन एंड मिनरल्स, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खाना है, कैसा फैट खाना है और कैसा प्रोटीन खाना है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और प्रोटीन आपकी डाइट में किस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हैं, 2 सोर्सेज हो सकते हैं इसके, वेजिटेरियन डाइट एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं, जो वेज डाइट है, उसमें आपको स्पेसिफिकली थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी प्रोटीन को अपनी प्लेट में बढ़ाने के लिए। जैसे जो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स है, चीज़ एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप मिल्क लेते हैं तो उसमें कोई आप प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी प्लेट में आप दालों को ज़रूर जगह दीजिए। दाल लंच में भी इंक्लूड होना चाहिए, डिनर में भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो जितनी भी दालें हैं उसके साथ साथ राजमा, छोले, ये सब भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। या फिर आप 2-3 दालें मिक्स करके भी बना सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट में अपने स्प्राउट्स को इंक्लूड करें। जो अंकुरित चना और अंकुरित मूंग जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है। तो ये एक हेल्दी प्रोटीन डाइट है, इसको आप अपनी प्लेट में ज़रूर इंक्लूड करिए। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी जो डाइट है उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होता है और प्रोटीन थोड़ा पीछे रह जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी एक्चुअली 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट और एक बैड कार्बोहाइड्रेट। तो जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनकी स्लो कंजप्शन होती है बॉडी में, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, एकदम से खाते ही ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होते। जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे जिसमें मैदा वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी आपके शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। आप सीधे जो डायरेक्ट जो चीनी खाते हैं वो, उसके अलावा जो मिठाइयाँ लेते हैं या कॉर्नफ्लेक्स भी, ये सब इनका बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जल्दी ही आपके शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है और ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जैसी कंडीशंस आपकी बॉडी में बनने लगती हैं। तो आप इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को जगह दीजिए, जैसे जिसमें आते हैं होल ग्रेन्स, वीट, गेहूँ, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब की बॉडी में धीरे धीरे कंजप्शन होती है और ये थ्रू आउट द डे आपको स्लो ग्लूकोज रिलीज करते हैं, जिससे कि इंसुलिन की लेवल भी बॉडी में मेंटेन रहती है। जितना अच्छा फाइबर होगा कार्बोहाइड्रेट्स में, जितना फाइबर रिच होगा, उतना ही उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बेटर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फैट्स के बारे में। जो फैट होता है उसका भी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम थोड़ा भी फैट इंक्लूड ना करें। आजकल ये बहुत प्रेवलेंट हो गया है कि फैट लेने से बॉडी वेट इंक्रीज हो जाएगा या फैट बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। फैट्स में भी 2 तरह के फैट्स हैं, गुड फैट एंड बैड फैट। तो जो गुड फैट है उसमें आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच वाले फैट।
तो जिसमें आप नट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, काजू, ये सब जो हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं, बहुत रिच सोर्स हैं। उसके अलावा जो अलसी सीड्स होते हैं उसमें जिस तरह का फैट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप घर में बनाया हुआ घी का इस्तेमाल करते हैं मॉडरेट अमाउंट में तो वो भी ठीक है। रिफाइंड ऑयल अच्छे नहीं है, रिफाइंड ऑयल का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम एक ही ऑयल को बार बार फ्राई करके, बार बार उसमें चीज़ें फ्राई करके स्टोर करते हैं और फिर उसमें दोबारा चीज़ें फ्राई करते हैं, तो वो फैट बहुत ख़राब है, वो ट्रांस फैट्स बन जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो फर्टिलिटी को भी ख़राब करते हैं। तो ये फैट्स के बारे में बात हो गई। इसके अलावा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो विटामिन एंड मिनरल्स जिनसे हमें मिलते हैं, तो उसके लिए आप रॉ फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड्स ले सकते हैं। अपनी डाइट में आप अंकुरित दालें और ये सब जो लेते हैं इनसे भी हमें कुछ कुछ मिनरल्स की हमारी पूर्ति हो जाती है। या इसके लिए आप कभी कभार अपने डॉक्टर की गाइडेंस में सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अब आप ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप आज से डाइट लेना शुरू करेंगे और 15-20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको अपनी डाइट को कंसिस्टेंटली अपनी लाइफस्टाइल का, अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना पड़ेगा। सेम आपको वैसे ही बहुत कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। 3 मंथ्स एटलीस्ट आपको सेम डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तब आप सोच सकते हैं कि अब आपकी बॉडी जो है उसमें टॉक्सिन के लेवल्स काफ़ी कम हो गए हैं, आपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया है और अब आप अपने डॉक्टर के साथ हेल्प ले सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं।